एक लड़ाई तक होती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद अली रिजवान गिलानी और आप देख रहे हैं सैयद पॉडकास्ट। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं इनका तारुफ करवाता जाऊं। राव इमरान वाजिद साहब, जनरल सेक्रेटरी बार एसोसिएशन रिनाला। सर से आज हम जानेंगे रिनाला बार के मसाइल, वकला की वेलफेयर के लिए इनके क्या इक़दामात आगे करने के प्लान है। देखा जाए तो जनरल सेक्रेटरी का ओहदा जो है बहुत ख़ास जाना जाता है। तो आज हम बहुत दिलचस्प गुफ्तगू करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी मसरूफियात में से हमें वक्त दिया। तो सर आज जो है ना हमने बहुत ख़ास और अहम मौज़ूआत पर आपसे गुफ्तगू करनी है, क्योंकि रिनाला में आप एज ए जनरल सेक्रेटरी जो है वो सर काम कर रहे हैं। सर सबसे पहले तो आप हमें थोड़ा अपने बारे में बता दें नाजरीन को कि आपका ये फर्स्ट इलेक्शन था या इससे पहले भी आपने कोई इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरा ये फर्स्ट इलेक्शन ही है जी, लेकिन हमारी जो पहचान है वो मेरे वालिद मोहतरम राव वाजिद अली खान साहब हैं। बेशक मैं वकील हूँ, या हमारी फैमिली की पहचान जो है वो मेरे वालिद मोहतरम ही हैं, और इंशाल्लाह ताला हम उन्हीं की लेगेसी को लेके, विरासत को लेके आगे चल रहे हैं। ठीक है। तो इससे पहले आपने इलेक्शन लड़ा था रिनाला बार का, ये फर्स्ट इलेक्शन था आपका? नहीं, ये मेरा पहला इलेक्शन है। वैसे तो मैंने हर साल ही हम इलेक्शन लड़ते हैं, और हर जो कैंडिडेट होता है उसका मैं इलेक्शन भरपूर लड़ता हूँ, और आगे भी इंशाल्लाह ताला लड़ता रहूँगा। तो ये राव साहब, फिर आप अभी 2026 और 27 के लिए जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए हैं, तो कितने वोट से आपकी लीड कितनी थी? और हाँ जी, हमारे 484 की बार है हमारी, जिसमें से 440 इस दफ़ा कास्ट हुए थे, और मेरी अल्हम्दुलिल्लाह 39 वोट्स की जो मेरे मद्दे मुकाबल जो थे उनसे लीड है। अच्छा, 39 वोट से मैं जीता हूँ। बहुत बड़ी लीड है ये तो, बड़ी बात है। तो ये कैसे फिर पॉसिबल हुआ कि इतनी लीड आपने कैसे हासिल कर ली? पॉसिबल की बात ये है कि हम अक्सर औकात कहते हैं कि हमारा इलेक्शन बिटवीन फ्रेंड्स होता है। ठीक है। हम अपने मद्दे मुकाबल को भी अपना दोस्त समझते हैं, और वो होते भी दोस्त ही हैं, क्योंकि वकीलों के दरमियान इलेक्शन होता है। बाकी जो है मैंने एफर्ट जो है, मेरी पूरी फैमिली ने एफर्ट की है, मेरे ग्रुप के जो दोस्त थे उन्होंने भी एफर्ट किया, और सबसे ख़ास बात यह है कि हमारी बार के अंदर ग्रुप बंदी जो होती है, हमारे ग्रुप सिलेक्शन लड़ते हैं। मैंने जो मेरे मद्दे मुकाबल ग्रुप जो थे उन्होंने मेरे साथ बड़ी मोहब्बत की है। वो मोहब्बत जो है वो मेरे साथ कम थी, और मेरे वालिद मोहतरम के साथ बहुत मोहब्बत थी, उन्होंने भी मुझे वोट दिया। लेकिन सर अब यहाँ पे आपकी बात ठीक है कि बार में इलेक्शन ग्रुप की हद तक लड़े जाते हैं, लेकिन बार में ये भी तो इमेज अब बन चुका है कि बार में इलेक्शन पैसे के जोर पे लड़ा जाता है। एक आम जो लॉयर है, जो नया आएगा, जिसके पास पैसे इतना सरमाया नहीं होगा, जो बड़े बड़े डिनर्स, बड़े बड़े खाने नहीं कर सकेगा, वो इलेक्शन कभी भी नहीं विन कर सकेगा। इसमें फिर वो आप कैसे देखते हैं? ये देखिए, इलेक्शन का एक डेकोरम है। इलेक्शन के डेकोरम क्या, आप दुनिया के अंदर आप देखें जी, तो दुनिया के अंदर भी अमेरिका का इलेक्शन सबसे महंगा इलेक्शन है। सदारती इलेक्शन जब लड़ा जाता है कि दुनिया के अंदर सबसे महंगा इलेक्शन अमेरिकन प्रेसिडेंट का जब इलेक्शन लड़ा जाता है, इसी तरह हमारे भी लवाजमात जो हैं वो इस लवाजमात के अंदर ये चीज़ ज़रूरी है कि पैसे का एलिमेंट इन अ सेंस ये है कि हमारा गेट टुगेदर होता है। हम इसको इलेक्शन की खूबसूरती कहते हैं कि जब हम इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे के साथ खाने खाते हैं, खाने खिलाते हैं, तो हमारे लवाजमात के अंदर ये है, करते हैं। जबरदस्त। अच्छा सर, ये तो आपकी बात ठीक है, ये एक जो है हुस्न है बार का, खाने खिलाना, डिनर्स वगैरह करना। तो लेकिन कुछ लॉयर्स इस पे बड़ी शिकायत करते हैं। जैसे कि एक यंग लॉयर आता है, हमने पहले भी कुछ मुअज़्ज़िज़ीन वकला का पॉडकास्ट किया, तो उनसे भी हमने ये बात डिस्कस की, लेकिन हमें कोई मुस्बत जो है ना आंसर नहीं मिला। सर एक यंग लॉयर है जो एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से आता है, वो मेहनत बहुत ज़्यादा करता है, स्ट्रगलिंग उसकी होती बड़ी ज़्यादा, लेकिन अगर उसके पास इतना सरमाया नहीं है एक दूसरे लॉयर की तरह, तो सर वो इलेक्शन कैसे लड़ सकता है? अच्छा, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे तहसील बार एसोसिएशन नाला का अगर आपने इलेक्शन लड़ना है तो उसके लिए आपको 5 साल की स्टैंडिंग चाहिए। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का अगर आपने इलेक्शन लड़ना है तो उसके लिए आपको 7 साल की स्टैंडिंग चाहिए सेक्रेटरी का इलेक्शन लड़ने के लिए। जी। अब आपने बात की है कि यंग लॉयर जब आते हैं, ये पॉसिबल नहीं है कि एक यंग लॉयर 5 साल मेहनत करे। ठीक है। 5 साल मेहनत करने के बाद उसकी वकालत चल पड़े, और वकालत करने के बाद उसके पास इतने पैसे इकट्ठे ना हो कि वो इलेक्शन लड़ सके। ठीक है। मैं यंग लॉयर से गुजारिश करूंगा कि आप, मेरी 8 साल की प्रैक्टिस है जी। मेरी 8 साल के बाद बारी आई है, मुझे ग्रुप वालों ने, दोस्तों ने मेहरबानी की, मुझे इलेक्शन, मैंने 8 साल की प्रैक्टिस में ये मैंने जितने पैसे लगाए हैं मैंने अपनी प्रैक्टिस से इकट्ठे की। ठीक है। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिस में प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ। आप मेहनत करें, कोशिश करें, और तमाम वकला को मैं ये गुजारिश करूंगा, यंग लॉयर्स को,
कि फोकस करें अपने लॉ के ऊपर। जब आप फोकस करेंगे अपनी प्रैक्टिस के ऊपर और उसके बाद फोकस करेंगे, आप इलेक्शन जरूर लड़ें। इलेक्शन लड़ने से एक तो आपकी शख्सियत के अंदर निखार आता है, ठीक है। दूसरा ये कि क्योंकि आपने वकला का इलेक्शन लड़ना है, ठीक है, वकला के अंदर से आपने नुमाइंदा बन के आना है। ये एक बहुत बड़ी ऑनर और इज्जत की बात होती है कि आप इतनी बार के अंदर एक नुमाइंदा, 2 खड़े होते हैं और उसमें से एक जीत जाए, एक जीतता है। तो कोशिश किया करें। मैं यंग वकला को भी कहता हूँ कि पैसे इकट्ठे इधर से होते, इधर से इकट्ठे करके इधर से इलेक्शन लड़ें। ठीक है। अच्छा सर, अब हम आते हैं आपकी प्रैक्टिस की तरफ कि आप फौजदारी कर रहे हैं या सिविल कर रहे हैं? मेरा शौक है फौजदारी का। ठीक है। क्योंकि हमारी फैमिली के बारे में ये कहा जाता है कि हमारी स्पीकिंग पावर जो थोड़ी सी है, इनहेरिटेंस जो है हमारी है स्पीकिंग पावर के अंदर है। फौजदारी के अंदर लॉ नोइंग होने के साथ साथ आप जो अपना जो आपके पास लॉ है वो एक्सप्रेस आप कैसे करते हैं, ठीक है, वो बड़ी ही एक मेन इंग्रेडिएंट है। ठीक है। लेकिन सिविल काम भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर लेता हूँ। ऐसे कोई सिविल भी कर लेते हैं, फौजदारी लेकिन मेरा अपना शौक है। अच्छा, वो आपका अपना शौक। अच्छा सर, आज तक आपका कोई ऐसा केस जो आपको बड़ा क्रिटिकल लगा हो, बड़ा मुश्किल लगा हो और आपने सोचा भी हो कि यार ये राव साहब नहीं आप विन कर सकते हो, उसके बावजूद वो आपने विन किया हो, आपकी लाइफ का वो सबसे बड़ा केस या आप उसको समझते हो हाई प्रोफाइल? बड़े ऐसे केसेस हैं। पिछले दिनों में केस ऐसा हुआ था कि एक वाकया हो गया जिसमें वाकया इस किस्म का हो गया कि एक लड़ाई होगी, लड़ाई के अंदर जो हमलावर पार्टी थी, ठीक है, उन्होंने ही अपने बच्चे को फायर मारा है। अच्छा। फायर मारने के बाद शर्रे जो हैं वो उनका मेडिकल ले लिया कि फायर लगा, लेकिन बाद में जब हमने इसकी जो है बाद में जैसे जिसको केस को डील किया, फिर मेडिकल को चैलेंज किया, मेडिकल को चैलेंज करने के बाद ये हमने साबित किया, कोर्ट के अंदर भी साबित किया कि ये जो मेडिकल जो था ये खुद साख्ता था, खुद से ही फायर लगा, खुद से फायर लगाने के बाद उन्होंने वो किया। और क्योंकि जो मेडिकल एक बहुत ही अहम, जिसको आप कह लें कि जो फौजदारी के अंदर रोल उसका होता है, तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने केस विन भी किया, उसकी उनकी जमानतें भी मैंने कंफर्म की, बाद में उसका ट्रायल के अंदर भी हमने अच्छी पेशरफ्त की है जी। लेकिन सर मेडिकल की हद तक ये अक्सर देखा जाता है कि जी एक वो लोगों का एक इल्जाम कह लें या इमेज बन चुका है कि मेडिकल पैसे देकर लिया जाता है, और मेडिकल का जैसे कि आपने बताया कि अहम रोल है फौजदारी केस में, खासतौर पे लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई भी इस तरह का मामला है, तो सर अगर वो पैसे लेकर किया जा रहा है तो फिर उसको साबित भी, अब जैसे आगे बोर्ड में जी हम एक ऑप्शन होती है कि आप बोर्ड में चैलेंज करें। अब जो मेडिकल बोर्ड होगा वो कभी भी सर नहीं अपने डॉक्टर के खिलाफ रिपोर्ट करेगा, फिर सर उसको कैसे जो है मेक श्योर किया जा सकता है कि ये असल था या ये मामला, या इसको कैसे रोका जा सकता है? पहली बात तो आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपको बहुत सारी बातों का इल्म है। अच्छा, ये बहुत बड़ा अलमिया है सर। मैं इसके ऊपर मैंने पहले भी बात की थी, मैं इसको वजाहत से आपको बता दूं, हमारा मेडिकल सिस्टम ही खराब है। ठीक है। आप ये देखेंगे कितनी बड़ी सितमदरीफी है कि एक लड़ाई होगी जी, लड़ाई होने के बाद थाने में आप आए, डॉक्यूमेंट बनवाया, डॉक्यूमेंट बनवाने के बाद सारा दिन आपने मेडिकल के चक्कर में लग गए, जलील हो गए। जलील होने के बाद केयू किसी ने लिख दिया जी कि आप उकाड़ा जाएं जी, वो करवाएं, वो एक्सरे वगैरह करवाएं अपने, वो सारा कुछ, सारा दिन लंबा प्रोसेस होने के बाद 5-5 6-6 दिन डॉक्टर्स राज जो हैं लटका भी देते हैं, और जो आपकी बात है वो भी किसी हद तक दुरुस्त है। ठीक है। वो मामला जो है, क्योंकि मेरे पास इन चीजों का सबूत नहीं है, मुबैना तौर पे मैं कह रहा हूँ, मुबैना तौर पे बहुत सारे मेडिकल ऐसे बनते हैं कि जो फैब्रिकेटेड, अब खुद डॉक्टर साहबान जो वो तो लिखते हैं ना, डॉक्टर साहबान लिखते हैं कि फैब्रिकेशन खुद लिख देते हैं, खुद साख्ता चोट लगाई है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि डॉक्टर साहबान फैब्रिकेटेड बहुत सारे मुबैना तौर पे मेडिकल बनाते हैं, इसमें बहुत सारी रिफॉर्म की जरूरत है। कुछ रिफॉर्म ऐसी हैं जो हम वकला हज़ारात बता देते हैं कि हमें मेडिकल किस तरीके से मेडिकल करना चाहिए। आपने जो बोर्ड की बात की है 100% बात दुरुस्त है कि एक चोट लग गई है जी, चोट लगने के बाद आपने ऑनरेबल कोर्ट में मेडिकल चैलेंज कर दिया, ऑनरेबल कोर्ट उसको अलाउ करेगी, मेडिकल बोर्ड बैठेगा सर। ये पॉसिबल नहीं है कि मेडिकल बोर्ड जो है अपने ही जो डॉक्टर जो उसने ओपिनियन दी है कर सकते हैं, उसके मुश्किल है। लेकिन फिर भी कानून में जगह है, फिर भी रिफॉर्म की जरूरत है। मुतलका हुकाम को इसके ऊपर पुलिस से लेकर मेडिकल लेने तक इसमें बहुत सारी रिफॉर्म की जरूरत है। सलादा पॉडकास्ट करेंगे तो उसके ऊपर डिस्कशन हो सकती है, लंबा सर प्रोसीजर है इसके अंदर, ब्रीफिंग, प्रॉपर ब्रीफिंग है इसके ऊपर, क्योंकि सर ये मोस्टली लोग जो है बेचारे गरीब रुल रहे होते हैं, जो बासर है जिसका जोर डल गया, उसने सिफारिश करवाई, पैसा दिया, मेडिकल करवाया, बात खत्म, जाओ फौरन पर्चा लो, उसके बाद वो अगला बंदा तो रुलता रहता है जमानतों के चक्रों में। अगर अरेस्ट हो गए तो आफ्टर अरेस्ट बेल्स रखेंगे, वो हाई कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाएगा। लेकिन सर इस चीज
की रोकथाम के लिए क्या वुकला नहीं कोई इक़दामात, कोई इhtजाज या कोई इस तरह की पॉलिसी या अदालत में या हाई कोर्ट में नहीं सर ला सकते? सर बेबहा हमने एहतजाज किए। ठीक है। अब मैं आपके पॉडकास्ट से मैं कह रहा हूँ कि मैं एहतजाज कर रहा हूँ इस चीज़ का। सर ये एहतजाज है ना, मैं एहतजाज अब भी कर रहा हूँ कि मैं पैगाम दे रहा हूँ कि इसके अंदर रिफॉर्म की ज़रूरत है। बहुत बड़ी सितमदरीफी है कि जो मेडिकल डॉक्टर ने ओपिनियन दे दी है वही सुप्रीम कोर्ट तक चलनी है, उसी के ऊपर FIR होनी है, उसी के ऊपर दिफात लगनी है, जो हमारे मेडिकल की जो होगी उसके मुताबिक पुलिस ने अपनी फाइंडिंग देनी है, फाइंडिंग देने के बाद उसके मुताबिक जजा और सजा होनी है। तो इट मीन्स कि जो वकूआ हुआ है मेडिकल का, उस मेडिकल की कितनी अहमियत है, उस मेडिकल के मुताबिक तमाम जो है उसके जजा और सजा होनी। अच्छा, इसमें मैं आपको एक और बात बता दूं, जो पुलिस जो है मेडिकल से बाहर नहीं जा सकती सर। जो शज्जा के जो होते हैं ना सर, वो पुलिस उससे बाहर नहीं जा सकती। दांत टूटा है या खुद तोड़ा है, दोनों सूरतों में पुलिस ने उस दांत टूटे की मेडिकल के मुताबिक फाइंडिंग देनी है, उससे बाहर नहीं जा सकती। लिहाजा हमें इसमें बहुत सारे रिफॉर्म की जरूरत है। मैं यहाँ पे एहतजाज आपकी जनाब आपकी तवज्जो से मैं कर रहा हूँ सर। जबरदस्त। चले जी, अल्लाह करे कि कोई अगर आला हुकाम सुन रहे हैं तो वो आपकी बात पे ही अगर अमल करके तो इसको सिस्टम को सर बेहतर बना लिया जाए। तो इसमें आपके मैं एक और बात बता दूं, अगर ओपिनियन लेना चाहें बतौर ओहदेदार मुझसे, और बहुत सारे फौजदारी के बड़े अच्छे अच्छे वकील हैं, उनसे ओपिनियन लेके वकला का एक बोर्ड बैठा के कि इसमें क्या रिफॉर्म की जरूरत है, मेरे ख्याल में अगर करना चाहें तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगली बात, डॉक्टर का तो पेशा ही डॉक्टरी करना है सर। इसी तरह हमारे से ज्यादा तो डॉक्टर्स को इस बात के इल्म है कि हमें मेडिकल की क्या रिफॉर्म की जरूरत है। यहाँ पे MS साहब मौजूद हैं, यहाँ पे DHO बैठा हुआ है, यहाँ पे DHQ में जो डॉक्टर साहबान बैठे हैं, यहाँ पे जो ये मतलब कि इतनी बड़ी बात नहीं। अगर इसमें रिफॉर्म करने की जरूरत हमारी हद तक, हमारे प्लेटफॉर्म तक, हाई कोर्ट से लेके नीचे लोअर जुडिशरी, लोअर जो है हमारी बार एसोसिएशन हैं, हम हाजिर है हर किस्म की अपनी वो खिदमत देने के लिए। सर जबरदस्त। अच्छा सर, आप क्योंकि फर्स्ट आपका इलेक्शन था, बड़ा टफ कंपटीशन भी होगा, बड़ा मुकाबला, बड़ी वो एक क्योंकि पहले बंदे को एक एक्सपीरियंस होता है लेकिन फर्स्ट टाइम थोड़ा मुश्किल होता है। तो इलेक्शन सर आपने कॉन्टेस्ट किया, विन भी किया, अल्लाह ने आपको कामयाबी से हमकिनार किया। अब सर आगे आप जो नए यंग लॉयर्स हैं, चलें जो माशाल्लाह पहले से सेटल तो हैं, मोस्टली बार्स में सर लॉयर्स का जो है ना इशू होता है चैम्बर्स का, सबसे बड़ा इशू जो होता है ना वो चैम्बर्स का होता है, या वकला की कोई छोटे मोटे पर्सनल केसेस होते हैं, कोई उन पे FIR होगी, कोई लड़ाई झगड़ा होगा, कोई इस तरह का मामला होता है, लेकिन जो मेजर इशू होता है वो चैम्बर्स का होता है। तो सर इसके बारे में आपके आगे क्या इक़दामात है, क्या पॉलिसीज हैं? अच्छा, इसमें एक तो जी मेरा ये पहला इलेक्शन है, हमारी फैमिली शुरू से पहले से इलेक्शन लड़ी आ रही, हम इतना बर्डन इसको हम फील नहीं करते, इलेक्शन को हम बड़ा इजीली टेकअप करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें मैनेज करने की ज़रूरत होती है, इलेक्शन में हार जीत मुकद्दर की बात है। यंग वकला समेत जो हमारे पुराने दोस्त साथी हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, उन समेत मेरा जो इस साल का फोकस है, मेरे समेत मेरे सदर साहब जो हैं, प्रेसिडेंट साहब का, हमारा जो फोकस ये है कि हमने ओवरऑल वकला का मोराल जो है अप करना है। ठीक है। मेरी DPO साहब से मुलाकात हुई, ठीक है, या मेरी किसी भी अदारे से, असिस्टेंट कमिश्नर से या जो भी मुतलका अदारे हैं, अगर मेरी उनसे मुलाकात हुई तो हमारा एक ही चीज़ के ऊपर फोकस है कि वकला की डिग्निटी किसी सूरत भी हमने जो डैमेज नहीं होने देनी। अच्छा, उसमें इक़दामात क्या है? आपको पता है कि हर फील्ड में अच्छे और बुरे लोग होते हैं जी। हमारे फील्ड में भी ऐसे ही मतलब हैं। हमारे सारे दोस्त अच्छे हैं, वकला अल्हम्दुलिल्लाह 99% 98% कानून के मुताबिक अपने जो है वो करते हैं। लेकिन आपको पता है कि बुराई और अच्छाई, खैर और शर हर जगह पे मौजूद है। हम किसी सूरत भी इजाज़त नहीं देते किसी भी इदारे को कि बियॉन्ड द उसके पर जाकर वो वकला की तस्दीक करें, इसके साथ साथ सिविल सोसाइटी की तस्दीक करें। मैंने ओवरऑल जो है हम पिछले हमारा 2-2.5 महीने गुजरे हैं, हमने ओवरऑल ऐसे इक़दामात किए हैं कि जिससे वकील को सहूलत मिले, क्योंकि मुझे प्योरली वकील ने वोट देकर नुमाइंदा अपना मुकर्रर किया है और उन्होंने बार एसोसिएशन की वेलफेयर के लिए ही नुमाइंदा मुकर्रर किया। इसी तरह हमारा मंशूर जो है बार एसोसिएशन की वेलफेयर ही है। ठीक है। मैंने तमाम अदारों को जो टेकअप करने के बाद, तमाम अदारों के साथ मीटिंग करने के बाद, जितने भी यहाँ पे अदारे हैं, मेरा उनके साथ एक ही बात है कि अगर आपको वकील से कोई प्रॉब्लम है तो आपने कैबिनेट से रब्ता करना है। ठीक है, कैबिनेट हमें बताएं, हम 100% उसका हल करेंगे। यही वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह 2.25 महीने हो गए हैं,
अभी तक आपने रनाला बार एसोसिएशन का किसी किस्म का कोई इशू नहीं देखा। लेकिन सर एक तरफ से अगर आप ये बात कर रहे हैं कि वकला की वेलफेयर के लिए, उनकी जो है इज्जत और नामूस के लिए आप, लेकिन सर अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो पुलिस की तरफ से भी एक बड़ा इल्ज़ाम रहता है कि वकला अक्सर थाने में आके जो इंक्वायरी होती है उसमें मुदाखलत करते हैं। तो सर इसको आप कैसे देखते हैं? एक वकील को सिर्फ वो जो अदालत की हद तक अपनी ब्रीफिंग दे, वो केस को लड़े, पर्सनली ले, जैसे मर्जी, लेकिन सर अगर थाने वो जाते हैं तो वहां पे जाके अक्सर औकात झगड़ रहे होते हैं, आईओ से उनकी बहसें चल रही होती हैं, तो सर फिर आगे मसाइल बढ़ते हैं। तो इसको रोकथाम नहीं करनी चाहिए? आप गलत नहीं समझते हैं कि एक लॉयर है वो अपनी अदालत की हद तक रहे, उसको पर्सनल जो है वो जाना ही नहीं चाहिए किसी मैटर में? हाँ, मैं ज़ाती तौर पर आपकी बात को मैं ऑन करता हूँ कि ज़ाती तौर पर मैं इस चीज़ को पसंद नहीं करता कि वकील जो है किसी साहिल के साथ थाना में जाए, और कोई भी अच्छा वकील थाना में नहीं जाता। जी सर। दूसरी बात ये है कि आप समटाइम्स जो डिमांड होती है मुतलका एसएचओ की कि वो आके हमें ब्रीफ कर दे, जो मुतलका वकील है आके हमें जब ब्रीफ कर देगा तो उनको केस समझने में आसानी होगी। लेकिन ये कब होगा? जब वो मेरिट पे करना चाहिए। मेरिट पे करना चाहिए। जो भी तफ्तीशी या मुतलका जो है मेरिट पे तफ्तीश करना चाहेंगे तो वकील से रहनुमाई लेंगे कि आप हमें केस कर, दोनों वकीलों के ले लेते हैं कि दोनों वकीलों के ले लेते हैं, आप हमें रहनुमाई दे दें कि इसमें केस की फाइंडिंग किस आसानी उनके लिए होनी चाहिए। जी, अगली बात जो आपने की है 100% बात ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूरे निज़ाम को दुरुस्त होने की ज़रूरत है। जी। जब सिस्टम दुरुस्त हो जाएगा किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तफ्तीश मेरिट पे होना शुरू हो जाएगी तो आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है। जब तफ्तीश ही मेरिट पे नहीं होगी, क्योंकि तफ्तीश के ऊपर ही केस अदालत में लड़ा जाना है, जी, उसका असर पड़ेगा आगे जजा सजा तो ऑनरेबल कोर्ट ने देनी है और वकील ने फाइट करना है। वकील साबित करेगा कि इन्होंने तफ्तीश मेरिट पे नहीं की। लेकिन अगर तफ्तीश मेरिट पे हो जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी को वहां पे जाने की जरूरत पड़ेगी या किसी किस्म के मामला की जरूरत। लेकिन तफ्तीश क्यों नहीं मेरिट पे हो पाती? तफ्तीश आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि क्यों नहीं मेरिट पे हो पाती। बहुत सारी खराफात हैं हमारी तफ्तीश के अंदर, बहुत सारे रिश्वत के बड़े प्रॉब्लम है हमारे अंदर। उसके बाद जो है अब तफ्तीश का इन्होंने इतना मुश्किल मरला कर दिया है कि तफ्तीश एक जगह से फिर दूसरी पे, फिर तीसरी पे, फिर चौथी पे, और तफ्तीश कराते कराते बंदा जो है वो आधा बंदा रह जाता है। बड़े प्रॉब्लम है आप उसमें सर। ये तो वो ना पहले होता था कि कहते थे कि जिसने एफआईआर करवा दिया मुदई वो तो बड़ा ठुल्ला बन गया, मतलब बड़ी चीज बन गया अपने आप को बड़ा। लेकिन यकीन जाने कि अगर फौजदारी में उसने आके किसी ने एफआईआर करवाई है ना, वो करवाने वाला भी उतना ही जलील हो रहा होता है और जिस पे होती है वो तो चले डबल, उसको तो आगे खतरा होना है ना कि सजा भी होनी है। लेकिन ये तफ्तीश का जो अमल है सर, इसको एक तो इसका कोई टाइम लिमिट होनी चाहिए अगर देखा जाए, और इसको जल्दी और शफाफ तरीके से अगर की जाए ना तो सर अवाम के जो आधे मसाइल है ना वो सर कम हो जाए। आपको मैं तफ्तीश का बता दूं थोड़ा सा, मेरा एक्सपीरियंस है इंग्लैंड का भी। अच्छा, वहाँ पे 3 साल में जबरदस्त। तफ्तीश कभी भी बुला के नहीं की जाती। ठीक है। तफ्तीश हमेशा जाके की जाती है। जाए वकुआ पे जाएं, शाहिद इकट्ठे करें, शाहिद इकट्ठे तफ्तीश को एविडेंसेस का नाम है ना। तफ्तीश किसको हम कहते हैं? एविडेंसेस कलेक्शन का नाम तफ्तीश है कि जो आला कार जो है जो इस्तेमाल हुआ है, जो जाए वकुआ जो है वहां पे जाके देख के फोरेंसिक लें, फोरेंसिक लेने के बाद लैब में भेजें, वहाँ के लोगों से पूछे, पूछताछ करें, अपने इंटरनल तौर पे आप अपनी तफ्तीश मुकम्मल करें। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर जितने बंदे जिसके ज्यादा तफ्तीश में आएंगे उसने ज्यादा तफ्तीश अच्छी करवाई। अब देखिए 500-500 बंदा, 300 ये एक मिथ बन चुका है ना। ये कितना बड़ा अलमिया है कि एक जिसके एक मुदई है, आप कहते हैं कि मुलजम ज्यादा होता है, मैं कहता हूँ कि मुदई यहाँ पे ज्यादा बेचारा ख्वार हो रहा है। जिसका मर्डर हो गया है वो मर्डर करने वाले से ज्यादा ख्वार हो रहा होता है। इसी तरह उसको अपने ही मर्डर को साबित करने के लिए उसको सारी जिंदगी उसकी उसमें रूल जाती है। रूलने के बाद फिर अदालतों के अंदर मामला जो है, हम अदालतों के भी मामला देखते हैं, दोनों जगह पे निज़ाम की खराबी है। इसलिए लोग जो है अब जो है शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं कि किधर हम अदालतों में करते फिर किधर हम तफ्तीशों में जाके करें। सारे रिफॉर्म की जरूरत है। ये तो सर इस तरह के पूरे सिस्टम को बदलने की जरूरत है। लेकिन आप जो है एज ए सेक्रेटरी, आपके भी कुछ सर इसमें जो है जिम्मेदारियां हैं, आप पे भी कुछ फराइज हैं। आखिर एक बार से आप जो है नुमाइंदगी कर रहे हैं रिनाला बार की, तो सर आप आगे जो है वकला की वेलफेयर के लिए मेन आपका क्या मंशूर है, या मेन आप क्या देख रहे हैं कि क्या करना चाह रहे हैं आप? सबसे मेन मंशूर मेरा ये है, मेरे 2 मंशूर है सर। एक, वकला की डिग्निटी के ऊपर किसी सूरत कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा इंशाल्लाह।
दूसरा है कि वकला का मोराल अप किया जाएगा। ठीक है। किसी का मोराल अप करना, आप एक फैमिली जब चलाते हैं ना, किसी बच्चे को आप इतना बूस्टअप कर देते कि बेटा आपने सीएसएस करना ही करना है, उसको बैकअप दे देते हैं, वो मोराल उसका बहुत ज़्यादा उसको हकीकत है। मैंने अपने भाइयों का, बड़ों का, छोटों का मोराल अप करने के लिए मैं इकदाम कर रहा हूँ, जितने भी कर रहा हूँ। ठीक है। आप अगर पिछले 2.5 महीने के, फिर मैं आपको कह रहा हूँ, अब मैंने कलेक्टिवली काम किया है। अगर आप काम की फहरिस्त मांगेंगे, वो मैंने साल बाद इंशाल्लाह ताला मैं, हमारा एक इजलास होता है, इजलास के अंदर मैंने, क्योंकि मेरे रिसेंटली मेरे वालिद मोहतरम राव वाजिद अली खान साहब वफात पा गए थे, तो मैंने वादा किया था अपनी ज़ात के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने वकला भाइयों के साथ, कि साल बाद जब मैं खड़ा हूँगा उस स्टेज के ऊपर और मैं कलमदान अपने दूसरे साथी को सौंप रहा हूँगा, तो मैं एक लिस्ट लगाऊंगा और मैं वहाँ पे सुरखरू होऊंगा कि मैंने इस साल में अपने वकला भाइयों के लिए, अपनी फैमिली की तरफ से ये गिफ्ट जो है मैं अपने वकला भाइयों के लिए मैंने काम किया है, और मैं उसी के ऊपर लगा हुआ हूँ इंशाल्लाह ताला। वकला का मोराल अप करना, वकला की डिग्निटी, इज्जत को बरकरार रखना, उसको बढ़ाना, और दूसरा ऐसे सिविल सोसाइटी के लोग जो वकीलों के पास, जो ये समझते हैं कि वकीलों के पास नहीं जाना, उनको ये बताना कि वकला का सॉफ्ट इमेज सिविल सोसाइटी के अंदर और अदारों के अंदर पेश करना। इंशाल्लाह ताला ये मेरा मंशूर है, मैं इसके ऊपर काम करूँ और हम कामयाबी से अल्हम्दुलिल्लाह हम करा रहे हैं। इसके साथ मेरे बार एसोसिएशन के दोस्त जो हैं जी, हम इलेक्शन के बाद एक हो जाते हैं। ठीक है। हमारी मुखालफत खत्म हो जाती है। ये तो अक्सर जो है वकला की जो सियासत है ना, ये इसको बड़ा देखा जाता है कि इलेक्शन के फौरन बाद वो जो हारा होता है वो जीते हुए कैंडिडेट को जाकर हार पहनाते हैं, और ये बड़ा हुस्न है देखने को। लेकिन खसूसी तौर पे मेरी फैमिली के साथ इन्होंने जो मोहब्बत की है वकला ने, मैं इनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। इन्होंने मुझे, छोटे ने, बड़े ने मुझे छोटा भाई कहा है, छोटे ने मुझे बड़ा भाई समझ के मेरे साथ प्यार किया है, और मेरी हर किस्म की मेरी मुआवनत भी करे और मेरे साथ भी चल रहे। सर अच्छा सर, आगे का आपका जो है, ये तो चलें आपका टेन्योर गुजरेगा, इंशाल्लाह हम भी देखेंगे कि आपने क्या काम किए वकला के जो है वेलफेयर के लिए, उनके मोराल के लिए, तो दोबारा से हम टाइम लेंगे आपसे। तो सर इसके अलावा आगे का कोई प्लान है कि आगे जो है सदर बार के लिए या पंजाब बार के लिए कोई इलेक्शन लड़ने का, या अभी तक सिर्फ यहाँ पे देखना चाह रहे हैं कि क्या? नहीं, मुझे अच्छा लगा है, ये पोर्टफोलियो अच्छा है फैक्ट्री का, और अगर दोस्तों ने कहा तो इंशाल्लाह ताला, जब दोस्तों ने कहा, ठीक है, जब भी कहेंगे तो इंशाल्लाह ताला सदर का इलेक्शन भी लड़ा जाएगा। लेकिन उस इलेक्शन के बाद मेन फोकस जो है वो प्रैक्टिस होगा, प्रैक्टिस, और वकला के लिए जो जितना मैं कर सका इंशाल्लाह ताला करता रहूं। सर जबरदस्त। सर आखिर में बस एक थोड़ा सा सख्त सवाल है जो बताते हुए अक्सर लोग जो है उस चीज़ से कतराते हैं। बार के लिए बहुत फंडिंग इकट्ठी होती है, और वो फंडिंग जो है वो आगे लगती कम है, आती ज़्यादा है, और गैब भी वो काफ़ी हद तक होती है। तो सर ये जो इमेज एक बना हुआ है, तो इसको आप कैसे ख़त्म करेंगे? नहीं, बार के अंदर फंडिंग आती है तो लग जाती है, आखिर बार एसोसिएशन के अंदर काम हो रहा है ना, ठीक है। लेकिन अमूमी तौर पे हमारा तासुर ये चला जाता है कि बार के अंदर फंडिंग ले लगती। मैंने जब मैं गया था, क्या नाम, वफाकी वज़ीर साहब के पास, मैंने उनसे वादा किया था कि इंशाल्लाह ताला जो आप फंडिंग देंगे ना, देखें ये 1 साल का टाइम है, इसमें अपने आप को आपने साबित करना है कि आपने क्या वर्किंग की है। और मैंने अपने वकला भाइयों के लिए, अपनी फैमिली के आगे, सिविल सोसाइटी के अंदर, क्योंकि हम एक नॉन फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे लोग फॉलोअर हैं, हमें जानते हैं लोग, ठीक है, मैंने उनके आगे सुरखरू होने के लिए इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूंगा कि जो मेरे पास पैसे वो भी मैं बार के ऊपर लगा दूं। चलें जी, बड़ी बात है जी। ये जैसे कि हमारे साथ मौजूद थे राव इमरान वाजिद साहब, सेक्रेटरी जनरल बार, हमारे साथ मौजूद थे राव इमरान वाजिद साहब, जनरल सेक्रेटरी नाला बार एसोसिएशन। जैसे कि सर ने बहुत खुलकर गुफ्तगू की, और आज हमने इनसे बहुत सारे अहम टॉपिक्स पे जो है कुछ जानने को हमें भी मिला, और उम्मीद करता हूँ कि आपको भी बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर लाजमी करिएगा, और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह के बाद।